बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट हस्ब महमूद डॉक्टर हैदर अब्बास और आप देख रहे हैं हेल्थ आवर एवरी सैटरडे। जैसा कि मालूम है से हफ्ते की सह पर 3 बजे यहीं हिदायत स्टूडियो से प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। इसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं और आपकी हेल्थ अवेयरनेस से मुतालिक कोशिश होती है हमारी कि डिफरेंट कंसल्टेंट को, स्पेशलिस्ट को लाएँ ताकि आपकी जो जनरल अवेयरनेस के अंदर इजाफ़ा किया जाए। तो आज हम बात करेंगे ख़वातीन से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है ख़वातीन के अंदर, मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज़ या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, जिसमें इरेगुलर पीरियड्स भी हो सकते हैं। बाज़ औक़ात ख़वातीन में पीरियड्स या माहवारी जो है वो बिल्कुल बंद हो जाती है। उसकी वजह से क्या क्या परेशानी और ख़वातीन को जो है वो लाहक होती हैं। और अगर मुसलसल महीने में अगर किसी के रेगुलर पीरियड्स हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि महीने में 2-2 3-3 बार उनकी हैवी ब्लीडिंग हो रही है, जिससे जनरल हेल्थ भी इफ़ेक्ट होती है, आपके जिस्म के अंदर खून की कमी होने का ख़तरा होता है और जनरल वेलबींग के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। इन सब बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर शाहिद साहब। डॉक्टर शाहिद साहब जो हैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं वेगन हॉस्पिटल के अंदर, और डॉक्टर साहब की कम्युनिटी में भी काफ़ी खदमात हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं कि आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज हैदर साहब ने मुझे इज़्ज़त बख्शी है यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स। सो हम लोग इस पे बात करेंगे आज और आपके सवाल भी लेंगे। अगर आपको मेरी बहनों को कोई मसला है तो उसके लिए आप सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा पूरी तरह और समझाने की कोशिश करूँगा। हाँ, जैसे कि नाज़रीन आपको मालूम है कि हमारा ये प्रोग्राम जो है इंटरेक्टिव प्रोग्राम है। हमारी टेलीफोन लाइन थोड़ी देर में खुल जाएंगी। कोई भी हमारी सिस्टर्स माँ बहनें जिनको डॉक्टर साहब की जो स्पेशलिटी है कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं, गायनी से रिलेटेड कोई भी अगर आपको कोई बर्निंग क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर से आज हम बात करेंगे कि पीरियड्स की एबनॉर्मलिटीज़ क्यों होती हैं, जो रेगुलर माहवारी क्या होती है, और जब ख़वातीन को रेगुलर माहवारी नहीं आती और 2-2 3-3 बार ब्लीडिंग होती है तो उसके क्या असबाब होते हैं और क्या काज़िज़ होते हैं। डॉक्टर साहब बात यहाँ से शुरू करेंगे। अक्सर मैंने अपनी ख़वातीन में देखा, अपने पेशेंट में भी, और कॉमन प्रॉब्लम है ख़वातीन में, जब मैं अक्सर देखता हूँ लेडीज़ को अपनी जीपी सर्जरी में कि पीरियड जो है वो बजाय रेगुलर हर माह आने के 2-2 3-3 बार उनको ब्लीडिंग आ रही है, ये प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती है। तो ये जो मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज़ हैं ये कितनी टाइप्स की होती है, और ये जो ब्लीडिंग 2-3 बार पीरियड होते हैं इसके क्या असबाब होते हैं डॉक्टर साहब? जी हर साहब, ये बड़ा कॉमन कंप्लेंट है ख़वातीन में। इसकी कई वजूहात होती हैं, डिपेंड करता है आपके पास औरत किस एज में आई है। अगर वो जिस यंगर एज में आई है, जैसे प्यूबर्टी पे शुरू हुए हैं, तो यूजुअली इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। पास लड़कियों को जब बलूगत में दाखिल होती हैं तो उसमें बाज़ औक़ात उनको फ्रीक्वेंट पीरियड होते हैं और बाज़ औक़ात कम पीरियड आते हैं। 1-2 साल के अंदर अक्सर लड़कियों को इस तरह रहता है। उसके बाद उनके साइकिल जो है रेगुलर शुरू हो जाता है। रेगुलर साइकिल का मतलब ये है कि एवरी 28 डेज़ विच इज़ कॉमन, हर 28 दिन के बाद माहवारी होती है, और उसमें कम से कम 2 दिन और 5-7 दिन के दरमियान जो है ब्लीडिंग होती है। 5 दिन एवरेज कॉमनेस जो है नॉर्मल ख़वातीन को जो होती है 5 दिन ब्लीडिंग होती है। अब कितनी ब्लीडिंग होती है, अगर ये एक और क्वेश्चन है। ये ख़वातीन की अपनी परसेप्शन होती है कि कितनी ब्लीडिंग होती है। अगर तो रेगुलर पीरियड है, बाज़ औक़ात हैवी होते हैं वो भी, और बाज़ औक़ात इरेगुलर और इनफ्रीक्वेंट पीरियड होते हैं, एवरी 2 वीक्स और एवरी वीक। यूजुअली यंग एज में कोई सीरियस मसला नहीं होता। ये बच्चेदानी और यूट्रस जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में, उसकी जो लाइनिंग होती है उसका मसला होता है, वो मिसबिहेव करती है फंक्शनली। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता ख़ास, और उसको करेक्ट करना होता है हार्मोन्स को मैनिपुलेट करके। आपको कोई टैबलेट्स, हार्मोन्स की टैबलेट दे के करेक्ट करना होता है। एज वाइज अगर इफ़ यू आर बिलो 45 इट्स एक्सट्रीमली अनलाइकली कि उसमें कोई सीरियस हो, कोई कैंसर हो, कोई एबनॉर्मल सेल्स हो लाइनिंग उसमें एंडोमेट्रियम में, और जिसको लाइनिंग होती है बच्चेदानी की। अगर आप 45 से ऊपर हैं तो उसमें चांसेस हैं। और भी फैक्टर हैं उसमें। एक तो हार्मोन, जो कॉमनेस कंडीशन है वो हार्मोनल इम्बैलेंस है, और लाइनिंग जो है बच्चेदानी की उस पर मिसबिहेव कर रही होती है, फंक्शन नहीं ठीक कर रही होती। दूसरा ये हो सकता है कि
ख़वातीन को जिस तरह आप स्किन टैग डेवलप हो जाता है स्किन के ऊपर, उस तरह का एक लिटिल पॉलिप जो है अंदर डेवलप हो जाता है लाइनिंग में, उसकी वजह से भी इरेगुलर पीरियड हो जाते हैं और समटाइम्स स्पॉटिंग होती है इन बिटवीन द पीरियड्स। अगेन वो भी कोई इतना सीरियस मसला नहीं होता क्योंकि 99.9% टाइम जो है वो बेनाइन होते हैं पॉलिप, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं होती। और ख़ास तौर से वो ख़वातीन जो इन देयर रिप्रोडक्टिव एज, जो बच्चे पैदा करने की उम्र होती है फ्राम अबाउट 22 to 45, उसके दौरान अगर कोई रेगुलर पीरियड होता है तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। अगर उनके यहाँ पहले बच्चे हो चुके हैं तो वो बहुत ही रेयर है कि उनको कोई लाइनिंग का मसला हो। जो ख़वातीन जिनके औलाद नहीं है, जिनके बच्चे नहीं हुए हैं, उनको ज़रा एहतियात करनी चाहिए। उनको अगर ये मसला होता है तो उनको ज़रूर दिखाना चाहिए, अपने जीपी को पहले कंसल्ट करना चाहिए और जीपी असेस करके उनको स्पेशलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, फ्रीक्वेंट इरेगुलर पीरियड्स जो है वो एक तो मैंने बताया कि कोई परेशानी वाली बात नहीं बिलो 45। दूसरा ये है कि बाज़ औक़ात जो है फाइब्राइड्स होते हैं, जो मसल होता है बच्चेदानी की 3 लेयर होती हैं, एक ऊपर वाली स्किन होती है, एक फिर मसल होता है, फिर अंडर वाली लेयर होती है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा इंटरप्ट करेंगे, कॉलर है हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं, आपकी बात को कंटिन्यू करूँगा। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, इतने डॉक्टर साहब जी है, उनके साथ बात कर सकती? जी जी, आप लाइव है, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आप अपना टेलीफोन, आप अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। आप लाइव हैं, डॉक्टर साहब से आप बात कर रही हैं, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैं आर्थराइज बारे पूछना सी बई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ नहीं खाना ਚਾਹੀਦਾ है ना। किसके लिए जी? आर्थराइज वास्ते है ना, गोड्डियां मोढियां च आर्थराइज दर्द ਹੁੰਦੀ है ना। हाँ जी। आर्थराइज ਦੇ ਲਈ हाँ जी। ਤੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖੁਰਾਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ है ना। अब खुराक का तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन मैं अज ਤੁਹਾਡੀ उम्र कितनी है? उम्र मेरी 67 साल दी है। हाँ जी, नहीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ खुराक का कोई मसला नहीं होता। ਸਾਡਾ ਐਵੇਂ ख्याल है कि कोई खुराक ज़्यादा दर्द करदी है, कोई घट करदी है। ਜਿਹੜੀ खुराक ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, हर चीज़ खाओ, लेकिन बहुती ना खाओ। जड़ी चीज़ पसंद है बहुती ना खाओ। दूसरा है कि वज़न कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी होंदा आर्थराइटिस वास्ते, क्योंकि वज़न जिन्ना जोड़ां दे उत्ते वज़न ज़्यादा पेगा उन्ना ही जोड़ां नूं तकलीफ ज़्यादा होएगी। जोड़ां दे अंदर होंदे बड़े होंदी है, बड़ी लेयर होंदी है जोड़ दे अंदर, हर जोड़ दे अंदर जो बड़ी डेलीकेट होंदी है लेयर, बड़ी आसानी नाल खराब हो सकती है। अगर वज़न ज़्यादा होवे उहदे ते पए तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ आर्थराइटिस ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अच्छा जी, तो 67 साल कितनी उम्र कितनी के वजन होना चाहिए? वजन थोड़ा होना चाहिए 70-75 किलो। तो थोड़ी हाइट कितनी है? 5 फुट 3 इंच है। 5 फुट 3 है। थोड़ा वजन 65 तो 70 तक जरा अगर है ना ठीक है। 65 तो थले हो जाते बहुत अच्छा, लेकिन परेशान ना हो। अगर 65 तो 70 किलोग्राम तक है तो ठीक है। ऑलराइट, ओके, थैंक यू डॉक्टर। कुछ फिर भी अपने प्रोग्राम च आर्थराइज बारे दसते रहिए, है ना, ना की है कोई ना कोई, है ना। इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय। अल्लाह। तो डॉक्टर साहब सॉरी आपको इंटरप्ट किया। तो आपने सिस्टर आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। आज हम ख़ास तौर से ये बात कर रहे हैं एबनॉर्मल पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स जो ख़वातीन में होते हैं, ब्लीडिंग माहवारी के जो मसाइल होते हैं। डॉक्टर साहब की स्पेशलिटी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो मैं अपने नाज़रीन से ख़वातीन से कोशिश करूँगा कि इससे रिलेटेड अगर फ़ायदा उठा लिया जाए, हम डॉक्टर साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाएँ तो बहुत ही अच्छा होगा। तो डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि जो वजूहत बता रहे थे क्या होती हैं हैवी और फ्रीक्वेंट पीरियड्स की। दूसरा मैंने बोल रहा था कि फाइब्राइड एक बिनाइन मसल होता है, उसके मसल का लंप होता है बच्चेदानी में, वो भी बड़ी कॉमन कंडीशन है। उसकी वजह से भी पीरियड जो है हैवी और हो सकते हैं और फ्रीक्वेंट भी हो सकते हैं। अगर वो बच्चेदानी के कैविटी के अंदर प्रोजेक्ट कर रहा है उसे रेगुलर भी हो सकते हैं। मोस्टली दे हैवी पीरियड बट रेगुलर पीरियड्स।
और दूसरी वजह हैवी पीरियड्स की होती है कि आपकी जो है अगर ओवरीज ठीक काम नहीं कर रही, वो भी यंग एज की कंडीशन है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज वेरी कॉमन कंडीशन स्पेशली फ्रॉम आवर बैकग्राउंड, फ्रॉम एशियन बैकग्राउंड। उसमें एक और कॉलर, सॉरी डॉक्टर साहब, कॉल ड्रॉप हो गई, कॉलर थे बस। अच्छा, तो ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं, उसमें ये होता है कि जो हर महीने जब ओवरी दरमियान में साइकिल के एग रिलीज़ करती है, उसके बाद आपको पीरियड आते हैं, तो आपकी जो बच्चेदानी की लाइनिंग है वो शेड हो जाती है, वो निकलती है बाहर पीरियड के दौरान। तो इस पॉलीसिस्टिक ओवरीज में बाज़ औक़ात ये होता है कि हर महीने आपको पीरियड नहीं आते या आपके ज़्यादा पीरियड आते हैं और हैवी पीरियड आते हैं, क्योंकि ये जो पीरियड होते हैं बग़ैर एग वाले पीरियड होते हैं, इसलिए उसमें जो है आपको प्रेग्नेंट होने में भी मसला होता है, क्योंकि आपकी हर महीने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। सॉरी डॉक्टर साहब, आपको एक बात डिस्टर्ब कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब से बात करनी है, करा देंगे प्लीज? जी जी, आप लाइव हैं, बात कीजिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। मेरी उम्र है कोई 76 या 75, तो मैनू पहले पिछले साल अपसेट रही बॉटम ते बड़ी तकलीफ मैं देखी है। उसके बाद डॉक्टर ने कोई गोलियां दी, अस्पताल भी रही, चेकअप करते रहे, तो कुछ आराम आ गया। फिर मैं हूँ साल हो गया, थोड़ा थोड़ा तकलीफ, कभी खून आता है बैक साइड पे, कभी दर्द हो जाता है, सोज हो जाती है। तो आज मैनू 2 हफ्ते हो गए ने, बहुत तकलीफ है, तो मैं बर्दाश्त नहीं करती। मेरी नर्व सारियां जिसम ने पैरों तो ला के नवा तो ला के सिर ते दिमाग तक ने, तो मैंने समझ नहीं आती, डॉक्टर दवाई देंदा मज़ाम कोई नहीं है। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਪਖਾਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ? ਜੀ ਪਖਾਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਨੀਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ? जी हाँ, मैं आना किया, मैं अस्पताल भी रही हूँ 2 हफ्ते। हाँ जी। लेकिन थोड़ा थोड़ा दर्द मेरे ने जिथे गुर्दे होंगे ने उधर भी है, अंदर पर पेशाब वाली जगह ते भी दर्द फील होता, खिंची लगती है। पेशाब वाली जगह ते दर्द होता है? हाँ, तो पीछे भी है बॉटम ते, उत्थे मैंने ना मुंह कुटिया है बखाने वाली जगह दा, जिस तरह रस्सी लपेटी दी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बीबी, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਇਨ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਥੋੜਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਬਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਸਕਤ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ, ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਪਿਸ਼ਾਬ ਟੈਸਟ ਬੇਬਾਜੇ ਕਬਜ਼ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਬਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਆਪਣੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ। डॉक्टर साहब ने गोलियां भी दी जे, फिर मैं इसबगोल भी खाती जे, फरौन भी खानी है। हाँ जी, लेकिन खाना अपने आप बाहर नहीं आता, जो मर्जी खा। हाँ जी, अपनी पानी ज़्यादा पिया करो और सब्जी ज़्यादा खाया करो, दवाइयाँ भी ठीक है, लेकिन खुराक जड़ी है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पानी भी पीती हूँ मैं, तो रोटी नहीं खाती, वेजिटेबल ज्यादा खाती हूँ, साथ मच्छी खाती हूँ। हाँ जी, तो आप परेशान ना हो, अमर जी इंशाल्लाह आपको तफसील से बात करते हैं। आपका शुक्रिया, आपकी कॉल का बहुत बहुत आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कॉल प्रोग्राम में शामिल हुई। डॉक्टर साहब ने जनरल एडवाइस यही दी है कि आपको इन्फेक्शन एब्सेस निकला हुआ है, तो आप अपने जीपी से रब्ता करके एंटीबायोटिक और लें। अगर आपका ऑपरेशन हुआ है तो उसके बाद अक्सर ऐसा होता है कि 1 हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं इन्फेक्शन को ठीक होने में। दूसरे डॉक्टर साहब आपको ये कह रहे थे कि जी अगर कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ी है आपको, तो पानी ज़्यादा पिएँ, कब्ज़ी के लिए दवाएं भी आती हैं जो हम जीपी से रब्ता करके वो लें, ताकि कब्ज़ी जितनी कम होगी आपको उतने नीचे आपके बड़े पेशाब में आराम से लिक्विडी होगा, तो आपको तकलीफ़ कम होगी। और दवाएँ खाएँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। डॉक्टर साहब सॉरी, आपकी बात पे वापस आएंगे। आप पॉलीसिस्टिक ओवरीज के ऊपर बात कर रहे थे। अक्सर डॉक्टर साहब बड़ा ये मिसनोमर सा है लोगों में, ख़वातीन में, वो समझती हैं कि क्योंकि नाम ऐसा है डिजीज़ का पॉलीसिस्टिक ओवरीज, तो ख़वातीन समझती हैं कि कोई सिस्ट अंदर जो है वो बनना शुरू हो गई है और इसके क्या असबाब होते हैं, और अक्सर यंग ख़वातीन के अंदर उनको इनफर्टिलिटी के भी इश्यूज़ होते हैं। तो पहले तो ये बता दीजिए कि पॉलीसिस्टिक डॉक्टर साहब क्या होती है और इससे क्या क्या जो है वो इम्प्लीकेशंस इसकी हो सकती हैं? पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो है इसका प्राइमरीली जो डिसऑर्डर है ये ओवरीज का डिसऑर्डर है, लेकिन इसके लिए डिफरेंट थ्योरीज भी हैं कि कुछ और जगह से भी इसकी ओरिजिन हो सकती है बॉडी में से।
पॉलिस्टिक ओवरी जो है उसमें जैसे मैं बता रहा था आपको कि आपकी जो ओव्यूलेशन होती है, जो आप बच्चा एग्स निकालते हैं हर महीने, आप औरत जो निकालती है दरमियान में साइकिल के, वो नहीं नॉर्मल नहीं होता। इसमें सिस्ट तो बनती हैं लेकिन बहुत छोटी सिस्ट होती हैं, 1 सेंटीमीटर से कम सिस्ट होती है, और सिस्ट एक नहीं होती, इसलिए पॉलीसिस्टिक बोलते हैं, क्योंकि ओवरी की सरफेस पे काफ़ी सारी सिस्ट बन जाती हैं। वो इसलिए बनती हैं क्योंकि हर माह जब आप एक दरमियान में साइकिल के आप एग निकालती हैं, उससे पहले ओवरी जो है सिस्ट बनाती है छोटी सी, और वो रप्चर होती है, वो फटती है, उसके अंदर से एग निकलता है। तो वो प्रोसेस जो है रप्चर होने का वो नहीं होता पॉलिस्टिक ओवरी में, इसलिए हर माह जो आप एक सिस्ट बनाते रहते हैं। तो दूसरे इसमें प्रॉब्लम ये होता है, इसमें 2 तरह के हार्मोन होते हैं, आदमियों में भी औरतों में भी। औरतों वाले हार्मोन ज़्यादा होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और मेल टाइप हार्मोन भी होता है औरतों में। लेकिन पॉलिसिस्टिक ओवरी की जो औरतें होती हैं उनमें मेल टाइप हार्मोन जो है वो जो है फ्री फार्म में, एक्टिव फार्म में ज़्यादा होता है। इसलिए इन औरतों में जिसमें पॉलिसिस्टिक ओवरी होती हैं उनका ये मसला भी होता है कि उनकी जो बॉडी के हेयर हैं, फेशियल हेयर, नेक पे और मस्टाचेस जो हैं, और जो बगलों में बाल हैं सारी बॉडी के, जिस तरह मर्दों के बाल होते हैं इस तरह की हो सकते हैं उनमें। तीसरा मसला इन ख़वातीन में ये होता है कि इनका वेट, अबाउट 50% ऑफ द पॉलिसिस्टिक ओवरीज लेडीज हैव ओवरवेट। तो उसमें यह है कि इंसुलिन जो बॉडी में जो कंट्रोल करती है, शुगर आपकी जो है जिसमें खून में कंट्रोल करती है इंसुलिन, जो डायबिटीज़ में कम होती है, इसमें इंसुलिन ज़्यादा होती है, क्योंकि इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है इसमें बॉडी में, जो रिसेप्टर्स बॉडी में होते हैं इंसुलिन के, जिनके ऊपर ये काम करती जाके, वो जो है रेजिस्टेंस होते हैं। दिस इज़ मेन प्रॉब्लम विद द पॉलिसिस्टिक ओवरीज। सो ये सिर्फ यंग एज का प्रॉब्लम नहीं, यंग एज में तो ख़वातीन प्रेजेंट कर सकती हैं पीरियड कम आने की, 1 साल में 1 या 2, और हर 1 साल के बाद पीरियड आए और बहुत लाइट पीरियड आए। पॉलिसिस्टिक ओवरी में कॉमन प्रेजेंटेशन ये है, लेकिन पीरियड हैवी और फ्रीक्वेंट भी हो सकते हैं पॉलिसिस्टिक ओवरी में। दूसरी जो प्रेजेंटेशन होती है इन ख़वातीन की वो ये होती है डॉक्टर साहब कि इनमें जो है हेयर हर्सुटिज्म, जिसको हेयर एक्सेसिव फेशियल हेयर के ऊपर बालों का हो जाना बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है, तो ये मसला हो सकता है। तीसरा इनका होता है कि इनको ये प्रेगनेंसी का मसला होता है, ये कंसीव नहीं करती, जो कि मैंने बताया, क्योंकि ओवुलेट नहीं करते। डॉक्टर साहब प्रॉब्लम होता है जो यंग ख्वातीन होती हैं उनमें पॉलिसिस्टिक ओवरीज हो तो पीरियड नहीं रेगुलर होते, दे ट्राई टू कंसीव, और उनको प्रॉब्लम हो रहा होता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही होती हैं, तो इसके हार्मोन की वजह से इसका रिलेशन है इसका, या क्या, या ओवुलेशन मेनली हार्मोनल है जो है प्रॉब्लम। और लेकिन ये है कि इसमें स्टार्ट ऑफ थ्योरी ये है कि स्टार्ट इस तरह होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है बॉडी में जो है ना बढ़ जाती है। जब इंसुलिन बढ़ जाती है बॉडी में, क्योंकि रेजिस्टेंट होती है, तो मैसेज बॉडी को जाता है कि पैंक्रियास को, जो लबलबा होता है बॉडी में, तो प्रोड्यूस मोर इंसुलिन। सो इंसुलिन की जो क्वांटिटी है ब्लड में बढ़ जाती है। एक और कॉलर है सर, अक्सर हमारे साथ, सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। Could I ask a question, please? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. You live with our show. Can you tell your name, sister, and your question? Yeah, it's Neelam. Okay. अस्सलाम वालेकुम। Just want to ask a question. One about anxiety. Would you tell me something about that? Anxiety is not very uncommon. So how old are you, Neelam? 33. 33. So you suffer from anxiety. Anxiety is not that uncommon. Some of us, we are all different individuals. Some of us deal with it more effectively than others. So everybody suffers from anxiety. Don't have to worry, but you need to learn how to deal with it. But if you presenting clinically with anxiety, your doctor should be able to give you to prescribe you anxiolytics, okay? And you may also need some counseling about your anxiety disorder, which can be you can be offered through your doctor, through your GP. So don't worry if you're getting anxiety, and you clinically people can see anxiety in you on your face. So that's nothing to worry about, but just you can have help by having anxiolytic from your doctor or from counseling as well, how to cope with anxiety. What if you don't want to take the medication, because some people say it's bad to take the medication, then what else can you do for that?
Yeah, well, what's your symptoms, Sister Neelam? Do you want to tell us what exactly your symptoms, so we may Yes, be able to guide you through? Yeah, basically it's like feeling, sometimes I'll like be like traveling in a different place and I'll just feel like a panic attack. Okay. Or if I'm going to eat a tablet or something, even though I've eaten it before, I just feel like I can't eat, you know, I have to convince myself to just eat even a simple paracetamol. Do you have any space phobia? Like, you know, the general anxiety have a quite few different types. Like you have a phobia when you can't get out from outside. You may have an extreme type of anxiety where you, like you said, you have a panic attack. And sometimes you just you have a physical symptom, you get palpitation, you feel dizzy, you have a dry mouth and that kind of symptoms. So depending really, you know, what exactly symptoms you're suffering, you know, and then we can approach according to your symptoms. Basically what happens is just if I'm like gone out somewhere in a place that I've never been, like I've just gone out for a day out and it'll just happen like suddenly I start feeling like my hands start feeling sweaty and it's like I'm going to have a heart attack for the next 10 minutes. I need to get out of that place and just go somewhere else, basically. Okay. That's great. Continue your program. Keep watching our program. I'll give you a few tips and then we will guide you through what you need to do next. Okay? Thank you very much. Take care. And the other thing, can I just ask one more question, please? Yes, sure. The other question is, you know, when you be on your monthly cycle, you know, like you get very angry towards the beginning and towards the end, you're like very, very angry. You can end up like, you know, like hitting someone. Can you tell me what you can do? Yeah, I will ask Dr. Shahid to tell you because that's his specialty. Keep watching our program. He will answer that question. Thank you very much. You're very welcome. Thank you very much. डॉक्टर साहब आप पहले इनकी उसका जवाब दे दें कि जो पीरियड्स की ये भी अक्सर ये बड़ा अच्छा सवाल किया इन्होंने कि अक्सर जो ख्वातीन को जब पीरियड्स आने वाले होते हैं, माहवारी शुरू होने वाली होती है, ये मिड साइकिल्स में जब ओवुलेशन होती है तो अक्सर मूड चेंजेस और ये बैड टेम्पर इस तरह की चीज़ें होती हैं. तो ये आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कंटिन्यू कीजिएगा. So Neelam, this is all again hormonal changes you go through when you're having your menstruation. This is called PMS or PMT, premenstrual tension or premenstrual syndrome. So some ladies get severe breast soreness and bloated feeling in the abdomen and mood swing. Mood swing is the most difficult one to deal with. There are different things you can do if you're not using contraception and you think you need contraception. Contraceptive pills are very good in dealing with this kind of symptoms, PMT. There are different contraceptives which can deal with this. The combined contraceptive pill is well known to control this. It's again an imbalance in the hormone. The theory behind this PMT is imbalance in the hormone. Either your estrogen is high or your progesterone is low or high. So different medications can be tried. The other way of controlling is having a coil fitted in if you need contraception, which is loaded with hormones, and it's called intrauterine system. That is also effective in controlling this mood swings. The third thing you can do is cyclically you can take a very small dose of antidepressants cyclically. It's not for your depression. This is a treatment of this PMT, because people just feel stigmatized by starting these medications because it's antidepressant basically, but one of this very good effect of is cyclical small dose antidepressant which your doctor should be able to prescribe to you, any of the antidepressants. We have another caller, Dr. Saab, sorry to interrupt again. Hello. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन सिस्टर कहाँ से बात कर रही हैं? जी सॉरी मैं बताना नहीं चाहती. जी आप सवाल कर लीजिए, आप सवाल कीजिए. ठीक है, कोई बात नहीं अगर आप बताना नहीं चाहती. जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी एज तकरीबन 30 साल है. जी 30 ईयर. और मेरा वजन भी दरमियाना ही है. मैं ज्यादा वजन भी नहीं है, तकरीबन नॉर्मली वजन है. ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा लेकिन इतना ज्यादा नहीं है. और मैं शादीशुदा हूँ. मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक औलाद नहीं है. और मेरे जो पीरियड है तकरीबन अबाउट 10 साल से मेरे पीरियड अनरेगुलर हैं. तो पिछले 3 साल से मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ था. पहले मेरे पीरियड अनरेगुलर हुए थे और अनरेगुलर होने के साथ साथ आहिस्ता बिल्कुल स्टॉप हो गए थे. 1 साल के लिए मेरे पीरियड बिल्कुल स्टॉप हो गए थे. मेरे डॉक्टर ने मुझे मेटफॉर्मिन अब दी है जो शुगर के मरीजों को देते हैं. वो कहते हैं कि तुमने
दिन में 3 दफा लेनी है, सुबह दोपहर शाम। मेटफॉर्मिन जो है 500 की होती है जिसकी पावर, तो उससे मेरे पीरियड वो नॉर्मल हो गए हैं। जब से मैंने मेटफॉर्मिन तकरीबन साल से मैं ले रही हूँ, मेरे पीरियड दोबारा आ रहे हैं, लेकिन जब मेरी पीरियड की डेट होती है उससे 1 वीक या 4-5 दिन सिर्फ डिले होते हैं और होते जरूर है, लेकिन 1 वीक अबाउट वीक डिले होके आते हैं। और दूसरा ये है कि जब मैंने मेटफॉर्मिन यूज स्टार्ट की थी तो जो फर्स्ट 3 मंथ थे मेरे पीरियड बिल्कुल ठीक ब्लीडिंग थी, लेकिन 3 मंथ के बाद जो ब्लीडिंग है सिर्फ 2 दिन के लिए बहुत ज्यादा होती है जैसी होनी चाहिए। 2 दिन के लिए ब्लीडिंग होती है, लेकिन उसके बाद जो बाकी 3-4 दिन है उसमें ब्लीडिंग बिल्कुल मामूली सी हो जाती है, लेकिन पीरियड होते हैं मेरे। आप सिर्फ 1-2 वीक डिले होते हैं। और मुझे डॉक्टर ने स्कैन भी किया था, और स्कैन करने के बाद उन्होंने बताया था कि आपकी जो ओवरी है मेरी उनमें छोटी छोटी सी असिस्ट बन गई हैं। तो अभी मैंने बेबी के लिए ट्रीटमेंट नहीं करवाई, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ अगर मेरी ओवरियों में छोटी छोटी सी असिस्ट बन गई है और मेरे पीरियड भी वो मैं मेटफॉर्मिन की वजह से आते तो हैं 1-2 वीक डिले होके, लेकिन आते तो हैं, तो क्या अगर मैं ट्रीटमेंट कराऊँ तो क्या बेबी हो सकता है? थैंक यू। ओके जी, शुक्रिया बहुत बहुत आपकी कॉल का। आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए, शुक्रिया। ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है डॉक्टर साहब की स्पेशलिटी से, और इसी पे हम अभी बात भी कर रहे थे। डॉक्टर साहब, लगता है कि शायद इनकी कंडीशन पॉलिसिस्टिक ओवरीज से रिलेटेड कोई सिम्पटम्स है। जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जवाब दीजिएगा। जी, आपके वेट एज सच वेट तो ठीक है, आप कम समझ रही होंगी, आपका कम वेट है। आई एम नॉट बीइंग वेरी जजमेंटल। आपको जो है आपकी हाइट कितनी है, क्योंकि हाइट के साथ रिलेटेड होता है वेट। आपका BMI जो है वो 25 से कम होना चाहिए, आइडियली 20 होना चाहिए। उसकी सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट जो इन स्मॉल सिस्ट जो आपके ओवरीज पे बन गई हैं वो ये है कि आप वेट कम कर लें जितना कर सकती हैं। मेटफॉर्मिन से हेल्प मिलेगी वेट लॉस करने में, लेकिन आपकी एक्सरसाइज और जो लो कैलोरी डाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। औलाद के बारे में आपने कहा कि आपके पीरियड्स तो आ गए हैं, आपके जो हस्बैंड के टेस्ट हुए हैं वो भी मेक श्योर कर लें कि वो भी ठीक हैं, क्योंकि आपके पीरियड्स अगर पहले 3 महीने मेटफॉर्मिन शुरू करने के बाद रेगुलर आए हैं तो इसका मतलब है कि आपके कुछ साइकिल्स में ओवुलेशन हो रही है, कि आप अंडे प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ साइकिल में। लेकिन यह है कि अगर आपके हस्बैंड के टेस्ट नहीं हुए तो वो भी करवाइए, और आप ओवुलेशन टेस्ट करवाइए, आपका डॉक्टर ओवुलेशन टेस्ट करवा देगा। उसमें यह है कि आपके जो पीरियड है उसके आने के तकरीबन हफ्ता पहले पीरियड के आने से, विच इज़ डिफ़िकल्ट समटाइम टू नो वन इज़ पीरियड कमिंग, आपका जो है ब्लड टेस्ट होगा जो बताएगा कि आप उस साइकिल में आपको ओवुलेशन हुआ कि नहीं हुआ। आपकी अभी भी ओवुलेशन हर साइकिल में नहीं होगी, लेकिन वो भी एक मसला है जो डील किया जा सकता है, जिसके लिए ट्रीटमेंट दी जा सकती है आपको। तो आपको रेफ़र करना पड़ेगा आपको डॉक्टर को, आपके हस्बैंड के टेस्ट करवा के और आपकी ओवुलेशन टेस्ट करा के, अगर कोई मसला दोनों में मिलता है तो आपको रेफ़र करना पड़ेगा असिस्टेड कंसेप्शन यूनिट को, जिसमें जहाँ पर वो आपको, अगर आपको टैबलेट्स चाहिए जो ओवरीज को स्टिमुलेट करें और आपकी ओवुलेशन हर माह हो, वो आपको रेगुलेट करेंगे स्कैन के साथ, ताकि क्योंकि उसका एक रिस्क होता है छोटा सा, क्योंकि सिस्ट बहुत बड़ी भी बन सकती है उससे। तो इसलिए आपको जो है डॉक्टर को आपको रेफ़र करना पड़ेगा। पहले आपके हस्बैंड के टेस्ट होने चाहिए और आपकी ओवुलेशन टेस्ट होना चाहिए। तो नाउम्मीद ना हो, इंशाल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है, बहुत कॉमन कंडीशन है, और आपका अदरवाइज़ यू फिट एंड हेल्थी, इंशाल्लाह आपकी औलाद ज़रूर होगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी तफसील से जवाब दिया। सिस्टर, आपका डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ की जो आपकी कंडीशन लगती है कि मोर लाइकली कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ हैं, जिसकी जैसे आपने कहा कि जब आपको अल्ट्रासाउंड हुआ था उसमें छोटी छोटी सिस्ट आई थी, तो ये अगर सिस्ट आपकी ओवरीज़ के अंदर या स्कैन पर आएँ तो ये कंट्राइंडिकेशन नहीं होती कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती या प्रेग्नेंट नहीं होंगी। तो आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहती हैं, जैसे कि आप पूछ रहे थे, तो आप कंटिन्यू डॉक्टर साहब आप यही करेंगे, ट्राई करती रहें, और जो आपका इलाज चल रहा है, जो गायनेकोलॉजिस्ट को, ये स्पेशलिस्ट को आपको बताया हुआ है, वो उस पर भी आप अमल करें। अपने GP से रब्ता करके जो स्पेशलिस्ट आपको एडवाइस कर रहे हैं उस पर अमल करें। जो डॉक्टर साहब ने मज़ीद कहा था कि आपके हस्बैंड का एक सीमेन टेस्ट होता है जरासूमा चेक करने के लिए, वो करवा लीजिए ताकि पता चल जाए कि कहीं और प्रॉब्लम तो नहीं है। बाकी कोई ऐसी घबराने की बात नहीं। अभी आपकी उम्र सिर्फ 30 साल है। डॉक्टर साहब ने इस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया था कि जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ की जो कंडीशंस होती है, जैसे डॉक्टर साहब पहले बता रहे थे कि इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तो ऐसी ख़वातीन का वैसे ही वज़न बढ़ने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है।
और इनफर्टिलिटी अक्सर आपकी ज़्यादा इफेक्टेड हो जाती है अगर आपका वज़न ज़्यादा हो, तो वज़न ज़्यादा होने की वजह से आपकी फर्टिलिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो डॉक्टर साहब इस बात पर जोर दे रहे थे कि आप चाहे वज़न आपका कंट्रोल भी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना कम वज़न आपका कम होगा हाइट के लिहाज से, नॉर्मल जैसे कि रेशो और हाइट का जो है वो 20 होता है और 25 होता है, तो 25 से कम में होना चाहिए आपका। लेकिन आइडियल है अगर आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रही, तो डॉक्टर साहब कहते हैं अगर आपकी BMI जो है वो 20 के आसपास या 20 और 25 के दरमियान में हो, तो आपका प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब आगे चलेंगे कि उसके बाद ये जो शाहिद साहब एक और बात मैं आपको बताना चाहूँ, ये पॉलीसिस्टिक ओवरी ऑल्दो इट्स ए कंडीशन ऑफ यंग एज, इसमें सिर्फ मसला वक्ती नहीं होता जो कि जिसकी वजह से आप प्रेजेंट करते हैं, हर्सुटिज्म, हेयर, फेशियल हेयर और बॉडी हेयर, वेट और अनफर्टिलिटी और पीरियड कम आने का, इसके लॉन्ग टर्म जो हैं हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, इम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। इसमें यूजुअली ये होता है कि अगर आपको डायबिटीज़ डेवलप होनी है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, शुगर की, वो अगर आपको जाके लेट एज में होनी है लाइक 50-60, इट विल कम अर्लियर इफ़ यू हैव पॉलीसिस्टिक ओवरीज, इफ यू डोंट कंट्रोल इट, यू डोंट लूज वेट, इट कैन स्टार्ट इन योर अर्ली 40s। और आप प्रेगनेंसी के दौरान भी रिस्क होता है आपको डायबिटिक होने का। अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी के बाद, ट्रीटमेंट के बाद आप अगर प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो उस प्रेगनेंसी के दौरान भी डायबिटीज़ होने का रिस्क होता है उसमें, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है प्रेगनेंसी, डायबिटीज़ से डील की जा सकती है लेकिन इट्स ए रिस्क है। दूसरा रिस्क पॉलीसिस्टिक ओवरीज का है कि आपके जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल वो बढ़ सकता है, again at younger age, relatively younger age. If it is a family history, it comes in later age, but if you have polycystic ovary, it can come at earlier age. और सारी जो blood pressure और heart के जो problem है वो भी young age पे आ सकते हैं। इसलिए it's very important कि ये condition जो है it should be dealt with as soon as it's diagnosed, and it is up to the patient to deal with it, to control weight, healthy lifestyle. If they, as I said, 50% of them are overweight, and treatment is the weight loss. The first line treatment is the weight loss. They don't need any medication. If they lose weight and get to ideal BMI between 20-25, they absolutely fine, and they can delay the complications which can happen in later life in their 40s. शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी तफसील से इसकी इम्प्लिकेशन पॉलीसिस्टिक ओवरीज की डॉक्टर साहब बता रहे थे कि सिवाय आपको इनफर्टिलिटी या यंगर एज के अलावा आपको और बेशुमार चीज़ें कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे डॉक्टर साहब का आपको डायबिटीज़ या आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है, तो इसके काफ़ी ज़्यादा और भी जनरल मेडिकल इम्प्लिकेशंस आपकी सेहत पे हो सकते हैं। तो की मैसेज डॉक्टर साहब का यही था कि जी आप अपना वज़न कंट्रोल करें। एक डॉक्टर साहब थोड़ा सा जो सिस्टर आई थी पैनिक अटैक एंजाइटी के ऊपर, उनको थोड़ा सा मैं बता दूं कि डॉक्टर सिस्टर यू वर आस्किंग अबाउट यू हैविंग ए पैनिक अटैक, सो आई वुड एडवाइज यू इफ़ यू डोंट वांट टू टेक द मेडिकेशन, आई वुड एडवाइज you to speak to your GP to get referred for the counseling. Counseling is one of the way, or maybe CBT. These are the treatment. Actually, you can get referred by GP to, and psychiatrist do not have to be mental health issue to refer to psychiatrist. Psychiatric service in UK have a lot of other things because, like you said, is affecting your life. You started having a panic attack. You're not able to. You're not the only suffering. There are millions of people suffering with general anxiety and panic attacks. And when it starts affecting your life, you must come forward and ask some the help. There is a lot of help available. I would redirect you to your GP and speak to your GP to get referred either for counseling or CBT, where they teach you how to control your emotions and how to control your body and all those stuff. They will, when it started to come different thoughts which actually can trigger off your anxiety attack or panic attack, and these are the health professional trained counselor and the CBT therapist, and they will guide you through how to control your anxiety and panic attack. I hope that helped. Thank you very much. डॉक्टर साहब तो थोड़ा सा वापस इस पे आएंगे, इंस्टा मेंस्ट्रुअल साइकिल पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अक्सर मैंने देखा है अपने जो पेशेंट्स हैं यंगर में भी, थोड़ा सा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। पहले यंगर ख्वातीन की बात कर लेंगे और फिर बात कर लेंगे जो पोस्ट मेनोपॉज़ल में हैं, उनके ब्लीडिंग के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। तो पहले थोड़ा सा ख्वातीन के लिए, यंगर एज की जो ख्वातीन हैं जिनको बजाय रेगुलर माहवारी आने के उनको जो है वो 2-2, 3-3 बार पीरियड्स आते हैं, तो उसकी एक तो ये बता दीजिए कि उसके क्या असबाब हैं और उसका क्या इलाज होता है, क्या आप करते हैं? असबाब कुछ तो मैंने पहले आपको अर्ज़ किया कि असबाब पहले तो ये थे कि कोई वजह नहीं है, हार्मोनल इम्बैलेंस है। दूसरा पॉलीसिस्टिक ओवरीज कैन गिव यू फ्रीक्वेंट हैवी पीरियड्स।
तीसरी वजह हो सकती है, जैसे मैंने बताया, पॉलिप हो सकता है, फाइब्रॉइड हो सकते हैं, और कुछ खवातीन में अगर इन्फेक्शन हुआ, कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो, उसकी वजह से हो सकता है। और दूसरा, जो लेडीज़ वो गॉन पास्ट द एज ऑफ 25, दे शुड मेक श्योर दैट दे हैव ए स्मीयर टेस्ट। स्मीयर जो है वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, सर्वाइकल स्मीयर टेस्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट कैंसर इन द सर्विक्स। तो स्मीयर टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। Majority of the time it's a benign condition which can give you bleeding in between the periods। उसको बोलते हैं इरोजन, सर्वाइकल इरोजन हो सकती है, या एक पॉलिप हो सकता है सर्विस के ऊपर जो कर सकता है ब्लीडिंग। तो फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग इन बिटवीन द पीरियड दैट कैन बी ड्यू टू दैट। ओके, तो इसका इलाज अक्सर जो यंगर ख्वातीन, उसमें क्या इलाज डॉक्टर साहब आप एडवाइस करते हैं? The best treatment is to regularize cycle with contraceptive pills. The people who don't believe in contraception, they can have other hormonal pills which can control, they are not contraceptive. वो कंट्रासेप्शन नहीं करती, क्योंकि कुछ हमारे रिलीजन की बेस पे कंट्रासेप्शन पे बिलीव नहीं करते, तो उनके लिए ज़रूरी नहीं कंट्रासेप्शन, लेकिन हार्मोनल टैबलेट्स दूसरी होती हैं जो कंट्रासेप्शन नहीं करती, लेकिन वो कंट्रोल कर लेती हैं हैवी पीरियड्स को और रेगुलराइज कर सकती हैं। 3 से 6 महीने तक वो साइक्लिकल ट्रीटमेंट लें, वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है, प्रोजेस्टेरॉन, लो डोज प्रोजेस्टेरॉन साइक्लिकली टू रेगुलराइज साइकिल। अच्छा डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो लोग पोस्ट मेनोपॉजल, जिनकी 40 से ऊपर की जो ख्वातीन है, 45 से उनके पीरियड्स माहवारी ख़त्म हो गई हैं और फिर अचानक से उनको ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, या उनको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है लेट 40 के या 45 के बाद, उनके क्या रीजंस हो सकते हैं? क्योंकि ये कहते हैं कि ख़तरनाक भी हो सकती है, तो हमारे नाज़रीन के लिए अवेयरनेस के लिए ज़रा इस पर ज़रा से रोशनी डालिए। जी शुक्रिया। जो ख़वातीन जो 40 से अबव हैं या 45 मिड 40s में हैं, उनके लिए पीरियड प्रॉब्लम हैज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपरली। एज मैंने कहा ना कि यंगर एज में तो ये इट्स वेरी अनलाइकली कि सीरियस प्रॉब्लम हो, लेकिन उन ख़वातीन में जो पीरियड अगर हैवी पीरियड्स हैं, रेगुलर हैं इवन, तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो डॉक्टर को देखें। एक मेरे पास भी कॉलर है डॉक्टर साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट करूँगा, 1-2 कॉलर हमारे साथ वेट कर रहे हैं आपके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं इस प्रोग्राम में बात करना चाहता हूँ। जी बात कीजिए। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम डॉक्टर साहब, मैं इमरान नकवी कर रहा हूँ लंदन से, और मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ और माशाल्लाह अभी भी मैंने आपका प्रोग्राम देख रहा था, और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप इतना खूबसूरत प्रोग्राम जो है लोगों की मालूमात के लिए जो है वो करते हैं। और इसी हवाले से मैं आपसे इससे मुबारकबाद देने के लिए आपको फ़ोन किया था कि लोग जो है बहुत ही दिल लगी से ये प्रोग्राम देखते हैं, और बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम ये होता है। बहुत मौला आपको सलामत रखें। शुक्रिया इमरान भाई, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, आपने हमारी हौसला अफजाई की, इंतहाई मशकूर है। एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे भी कॉल लेते हैं। रिजवान, कॉल थ्रू कर दो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, ओके जी, तो थैंक यू वेरी मच इमरान नकवी साहब, आप हमारे साथ लंदन से प्रोग्राम में शामिल हुए। इंतहाई मशकूर हैं कि आपने हमारी हौसला अफजाई की, और हमारी कोशिश यही होती है, इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम अवेयरनेस पैदा करें। सॉरी डॉक्टर साहब को इंटरप्ट किया था, आपकी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। जी, जो मिड 40s में जो है ख़वातीन, उनके स्पेशली जो जिनके यहाँ औलाद नहीं है, दैट इज़ अ वरी। उनको अगर हैवी पीरियड्स हैं, इरेगुलर पीरियड्स हैं, तो उनको फ़ौरन अपने डॉक्टर को जो है दिखाना चाहिए, क्योंकि जो लाइनिंग, जो बच्चेदानी की जो अंदर लाइनिंग होती है, जो हर माह शेड होती है पीरियड के दौरान, वो थिक हो सकती है, उसमें कैंसर डेवलप हो सकता है, उसमें पॉलिप जो हो सकता है वो कैंसरस हो सकता है, ख़ास तौर से उन ख़वातीन की जिनकी औलाद नहीं है, और उन ख़वातीन में जिनका वेट बहुत ज़्यादा है। और अगेन पॉलीसिस्टिक ओवरी, जिन ख़वातीन में पॉलीसिस्टिक ओवरी है, वेट ज़्यादा है, और उनको पीरियड्स में ही साल में 1 या 2 पीरियड आते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो 40s में आके ज़रूर एक साल में 3 या 4 दफ़ा पीरियड्स के लिए टैबलेट्स लें, अबाउट 10 to 12 days टैबलेट्स, और उसके बाद ब्लीडिंग हो, ताकि वो लाइनिंग जो है निकलती रहे, वो थिक ना हो। मसला ये होता है इसमें कि पॉलीसिस्टिक ओवरी वाली जो ख़वातीन हैं, उनके ईस्ट्रोजन सिर्फ प्रोड्यूस होते हैं, उसमें प्रोजेस्टेरॉन कम होता है, तो वो ईस्ट्रोजन जो है वो लाइनिंग जो होती है बच्चेदानी की, उसको यूट्रस की, उसको इट कीप्स प्रोलिफरेटिंग, इट मेक इट थिकर, एंड समटाइम्स इट ब्रिंग्स इट चेंजेस। कमिंग टू पोस्ट मेनोपॉज, मेनोपॉज जो है वो एज जो है, एवरेज एज जो मेनोपॉज की है, मेनोपॉज मीन्स स्टॉपिंग पीरियड व्हेन वुमेन्स ओवेरियन रिजर्व्स आर फिनिश्ड। सो मेनोपॉज की जो एवरेज एज है वो 52-53 है,
इट कैन बी फ्रॉम 47 to 55, 55. So average एज जो है 53 है, लेकिन at around the perimenopausal, which is still not stop period, but you started getting heavy periods or irregular periods or frequent period, that has to be investigated. ओके जी, एक और कॉल है डॉक्टर साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, डॉक्टर साहब से बात। जी, आप लाइव हैं प्रोग्राम में, बात कीजिए। क्या सवाल पूछना चाहती हैं सिस्टर, बात कीजिए। हेलो हेलो, आप लाइव हैं, आप अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए और हमसे बात कीजिए, आप लाइव हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप लाइव हैं, आप सवाल कीजिए, बोलती रहिए, हमें आवाज आ रही है आपकी। मैं मेरा औलाद नहीं है ना, तो एक दफा बेबी टेस्ट भी करा चुकी हूँ और अभी दोबारा भी इलाज शुरू किए। तो मेरा ये कभी थोड़े से मसले उनका जरासीम हो जाते फिर मर जाते इस तरह। आपकी एज कितनी है सिस्टर? जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरा 18 साल। मेरे जब 18 साल की मेरा शादी होगी ना, तो 4 साल मेरे शादी की हो चुकी। 32। हेलो, हाँ जी जी जी, सुन रहे हैं आप। तो अभी आपकी उम्र तकरीबन 32 साल है, और कितने दिनों से, सालों से आपकी शादी हुई है, औलाद नहीं हो रही है, और क्या इलाज करवाया 4 सोफा? साल मेरी शादी की हो चुकी है ना, तो मेरा औलाद नहीं है। मैं इतना इलाज करा के मेरा ये भी दवाई ले रहे, देसी दवाई भी ले रहे, तो उनके लिए बहुत ज्यादा 4 साल से वो दवाई ले रहे। तो वो हकीम का जो दवाई ले रहे उससे कभी हो जाते, जरासीम आ जाते ना, फिर मर जाते, डेड हो जाते हैं। तो एक दफा डॉक्टर ने कहा भाई आप बेबी टेस्ट ट्यूब करा ली, तो वो भी करा चुकी हूँ, तो वो उससे कुछ भी नहीं हुआ। तो अब फिर कहते फिर करा दो। तो आप पाकिस्तान से कॉल कर रही हैं? जी, मैंने पाकिस्तान से कॉल की। जी जी, डॉक्टर साहब आप कुछ पूछेंगे? अच्छा सिस्टर, वो आपको पीरियड्स हर महीने आते हैं, माहवारी हर महीने आती है? हाँ जी, हर महीने। तो आज इसका मतलब है कि आपके तो मसला नहीं है इतना, आपके जो शौहर हैं उनका टेस्ट हुआ है? जी, टेस्ट तो हर महीने टेस्ट कराती रहती है ना। नहीं, आपके शौहर का, आपके हस्बैंड का, आपके शौहर का टेस्ट हुआ है? हर महीने होते रहते। मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, मुझे कहते हैं भाई आपका कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल ठीक। हाँ, आपको तो शायद कोई मसला ना हो, लेकिन आपके शौहर को मसला हो सकता है। उनका टेस्ट हुआ है? आपके जो हस्बैंड हैं, आपके जो शौहर हैं, उनका कोई सीमेन का जो मर्द का जो जरासीम का टेस्ट होता है, आपके मर्द का टेस्ट हुआ है? हाँ जी, उनके सारे होगी ना टेस्ट वगैरह सारे। हर महीने वो देसी दवाई लेते हैं ना, तो हर महीने डॉक्टर कहते हैं भाई आप टेस्ट करा। तो कभी 10 मिलियन आ जाते, 5% जिंदा होते, 5% मर जाते, इस तरह ना। तो भाई अच्छा इसके लिए कोई दवाई या कुछ? हाँ, तो अच्छा ये मसला है। अच्छा, वो तो आपको तो फिर आपने जो IVF करवाया, टेस्ट ट्यूब करवाया है, टेस्ट ट्यूब बेबी की कोशिश किया? कॉल ड्रॉप हो गई, ऑनलाइन जवाब दीजिए डॉक्टर साहब इनको। या वैन आप बात कर रही थी, आपको मसला है कि आप जो आपने बताया उससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आपके जो हस्बैंड का है वो मसला है मेनली। उसके लिए एक ट्रीटमेंट है, वो आपको स्पेशलिस्ट के पास जो है वो बच्चे उसके जो है जरासीम सही जरासीम जो है वो निकाल के वो आपके बच्चे के आपकी जो अंडे हैं उनके अंदर डाल के, तो फिर आपको जो है टेस्ट ट्यूब बेबी का जो है जिसको वो बोलते हैं, एक बार करवाए उन्होंने लेकिन फेल हो गया। हाँ, लेकिन वो डॉक्टर, हाँ आप दोबारा भी करवा सकती हैं, उसका कोई मसला नहीं है अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं, क्योंकि वो इट्स वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट इन पाकिस्तान। It's not done on, it's like NHS, yeah. So if you can afford, you can try again. उसके लिए दोबारा कोशिश कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है, अल्लाह मेहरबानी करेगा। डॉक्टर साहब हमारे प्रोग्राम का टाइम अब ख़त्म होने वाला। सिस्टर आपने पाकिस्तान से कॉल की, बहुत शुक्रिया, इंतहाई मशकूर हैं। डॉक्टर साहब ने आपको यही बताया थे कि जी अगर आपकी एक टेस्ट ट्यूब बेबी भी हो चुकी है, एक दफ़ा आपने करवाया था IVF, वो फेल हो गया है,
जैसे कि आप बता रही हैं कि आपके हस्बैंड का जरासीम जो है उसमें कुछ गड़बड़ होती है, कभी कम आ जाता है कभी ज़्यादा। क्योंकि हमारे पास आपकी पूरी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है, तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि मुझे नहीं पता पाकिस्तान के किस सिटी में हैं आप, जितने भी बड़े इस्लामाबाद के अंदर, कराची में बड़े बड़े इनफर्टिलिटी के स्पेशली हॉस्पिटल हैं, जो सिर्फ बच्चे जिन लोगों के नहीं हो रहा, औलाद नहीं हो रही थी, उसकी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, उनसे आप रब्ता करें। और डॉक्टर साहब यही मशवरा दे रहे हैं कि अगर आपका एक दफ़ा खुदा न खास्ता IVF जो टेस्ट ट्यूब बेबी है फेल हो गया है, तो दोबारा भी करवा, अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं, इतनी अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दी है, तो वो करवाएं। उसमें चांसेस आपके बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके पीरियड चूँकि नॉर्मल हैं, तो जरासीम आपके हस्बैंड का जो है वो इसमें ये आसानी होती है कि एक सेलेक्टेड जो हेल्दी स्पर्म है वो जरासीम निकाल करके आपको जो है वो बेबी जो है इम्प्लांट करवा देते हैं, तो उससे आपको जो है काफ़ी इसमें चांसेस हैं। डॉक्टर साहब लास्ट 1 मिनट में मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि कम्युनिटी के लिए कोई आप मैसेज देना चाहें, तो फिर हम प्रोग्राम खत्म करें। बस मैं यही कहूँगा कि हमारे जो बैकग्राउंड से खबर लड़कियां हैं, यंग लड़कियां, उनको कोशिश करनी चाहिए कि वेट कंट्रोल करें। पॉलिस्टिक ओवरी बहुत कॉमन है हमारे बैकग्राउंड में, और ये मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आई सी पॉलिस्टिक ओवरीज फ्रॉम आवर बैकग्राउंड। सो उनको जो है ना वेट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि इसके सिर्फ ये यंग एज में प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्प्लीकेशंस हैं। सो just keep a healthy lifestyle. That's what my advice will be to the young ladies. And in older ladies, if they get any bleeding after going through change, through menopause, they should get it investigated. It can be a cancer. थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब इंतहाई मशकूर हैं कि आप स्टूडियो में तशरीफ़ आए और आपने कीमती टाइम से हमारी कम्युनिटी के लिए टाइम दिया। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। डॉक्टर साहब ने तफसील से इस बातों पर बात की थी। डॉक्टर साहब का मैसेज ये था कि जो ख़वातीन जो अंडर 25 या अंडर 40 हैं, उनमें अगर आप ब्लीडिंग के अबनॉर्मली या अबनॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं तो इतने ज़्यादा सीरियस नहीं होते, और ख़ास तौर से वो ख़वातीन जिनके पीरियड ख़त्म हो चुके हैं, 50 से ऊपर की हैं, अगर आपको पीरियड आ जाएँ या ब्लीडिंग हो जाए पोस्ट पीरियड, तो वो कैंसर में का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है इसमें, तो वो उसको आप इग्नोर मत करें। ज़रूर अपने डॉक्टर से रेफ़र करके गायनेकोलॉजिस्ट को रेफ़र करवाएं। डॉक्टर साहब के इसी के मैसेज के साथ का नेक्स्ट हफ्ते तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अगले हफ्ते हम बात करेंगे TB और लंग्स डिजीज़ या सीने की बीमारियों के ऊपर, कि पाकिस्तान में भी जो कॉलर्स हैं हमारे, अक्सर हमारा प्रोग्राम वहाँ देखा जाता है, तो हम बात करेंगे TB कैसे लगती है, TB से किस तरह लंग्स इफेक्ट होते हैं, उसके क्या रिस्क होते हैं और उसका इलाज क्या होता है, और उसके अलावा लंग्स की क्या क्या बीमारी होती हैं, फेफड़ों की क्या क्या बीमारी हैं। उसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में होंगे डॉक्टर नई रज़ा, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, उनसे बात करेंगे। तो हमारा प्रोग्राम अगले हफ्ते देखना मत भूलिएगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।